हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। आज के लेक्चर में हम क्लास 12th के लिए सितंबर 2021 का क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। इस क्वेश्चन पेपर का बेटा जी पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है, जिसमें मैंने 2, 4 और 6 मार्क्स के क्वेश्चन डाले हैं। और ये पार्ट 2 है जो कि टोटली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का है। इसमें आपके 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने हैं, जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। तो ये हैं ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। क्वेश्चन नंबर 1 to 40 आर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस एंड ईच क्वेश्चन इज ऑफ 1 मार्क। हर क्वेश्चन आपका 1 नंबर का है। तो बेटा सबसे पहले हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्टिंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा वो रिलेशंस एंड फंक्शंस से है। और क्या क्वेश्चन है कि इफ़ अ रिलेशन आर, रिलेशन क्या है, अब आप ये ध्यान से देखें कि ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म में है। ए और बी के पेयर हैं। इसमें a माइनस बी इज इक्वल टू 2, ध्यान देना है, एंड a इज ग्रेटर देन 4 इज डिफाइंड ऑन n। क्लियर है। हमें क्या कहा गया है कि रिलेशन के अंदर उन दो एलिमेंट्स a और b का पेयर है जिसमें a और b का डिफरेंस 2 है। ये ध्यान रखना है कि a में से b को माइनस कर रहे हैं, यानी a बड़ा है b से। सिंपल सी बात है। दूसरी कंडीशन है a इज ग्रेटर देन 4, a 4 से ग्रेटर है। क्लियर है। ये दोनों कंडीशंस आपने बड़े ध्यान से समझनी है कि डिफरेंस ऑफ a एंड b 2 नहीं है। a बड़ा है b से, तभी a में से b माइनस कर रहे हो तभी 2 आ रहा है, अदरवाइज -2 आता। और a 4 से ग्रेटर है। क्लियर है। अब ये रिलेशन n पर डिफाइंड है। n 4 में कहूँ तो नेचुरल नंबर्स पर डिफाइंड है। तो क्या कहता है, देन ये 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं कि इनमें से कौन सा एलिमेंट है जो इस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। बड़े ध्यान से देखेंगे हम। सबसे पहले जो ऑप्शन आपको दे रखा है वो है 4,2, जबकि हमें कहा गया है कि a 4 से बड़ा है। तो इसमें जो आपका a है वो 4 से बड़ा नहीं है, तो ये तो आपका ऑप्शन है नहीं। फिर आप यहाँ ध्यान से देखें बी में 8 और 6 का जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। देखो पहली कंडीशन है a, यानी पहला एलिमेंट 4 से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ जो पहला एलिमेंट है वो 8 है, यानी कि 4 से बड़ा है। दूसरी कंडीशन है 8 और 6 का डिफरेंस 2 है। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। इट मीन्स ये एलिमेंट इसको बिलोंग कर रहा है। बट हम औरों को भी चेक करते हैं, मे बी कि कोई और भी कंडीशन हो। 5 और 2 का डिफरेंस कितना है, 3। 7 और 3 का डिफरेंस कितना है, 4। तो ये दोनों भी बिलोंग नहीं कर रहे हैं। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था ये, कि ये हमारा राइट ऑप्शन आ जाता है कि 8,6 इसको बिलोंग कर रहा है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1, बहुत ईजी। क्वेश्चन नंबर 2, लेट f इज ए फंक्शन फ्रॉम z टू z बी डिफाइंड एज fx इज इक्वल टू x³। ध्यान देना, इंटीजर्स से इंटीजर्स पे एक फंक्शन डिफाइन हो रहा है। इंटीजर्स होते हैं 0, 1, 2, -1, -2, 0, 1, 2, -1, -2। तो एक इंटीजर से के सेट से दूसरे सेट पर फंक्शन डिफाइन हो रहा है f। और फंक्शन क्या है कि ईच एलिमेंट की इमेज उसका क्यूब है। क्लियर। तो ये पूछ रहा है कि फंक्शन के 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। वो 4 ऑप्शंस क्या हैं, 1, 1 एंड ऑन 2 है, मैनी 1 एंड ऑन 2 है, नाइदर 1, 1 नोर ऑन 2 है, 1, 1 बट नॉट ऑन 2 है। मेन बात क्या है कि आपको इस फंक्शन को 1, 1 और ऑन 2 के लिए चेक करना है। किस सेट पर चेक करना है, इंटीजर्स पर चेक करना है। उसी के अकॉर्डिंग हमने आंसर देना है। तो 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3। ठीक है। यहाँ से यहाँ तक फंक्शन जा रहा है। तो यहाँ पर हमने क्यूब्स देखने हैं। मैं डायरेक्ट इमेज लिखने की कोशिश करती हूँ। 0 की इमेज 0 आएगी, क्योंकि 0 का क्यूब होगी वो इमेज। 1 की इमेज 1 का क्यूब 1 आएगी। 2 की इमेज 2 का क्यूब 8 आएगी। 3 की इमेज 3 का क्यूब 27 आएगी। -1 की इमेज -1, -2 की इमेज -8। तो आप देख सकते हो कि डोमेन के हर एलिमेंट की एक यूनिक ही इमेज हमारे पास यहाँ आ रही है। तो ये फंक्शन ऑब्वियसली 1, 1 है। 1 मार्क का क्वेश्चन है, इतना टाइम नहीं लगाएंगे हम। ये फंक्शन 1, 1 है। क्लियर है। अब बात करते हैं ऑन 2 की। 1, 1 तो हो गया, यानी 1, 1 वाला हमारा ऑप्शन है डी, और ए में से एक हमारा राइट आंसर है। अब बात करो ऑन 2 की। ऑन 2 का मतलब क्या होता है कि को डोमेन के हर एलिमेंट की यहाँ एक प्री इमेज होनी चाहिए। प्री इमेज क्या है, क्यूब रूट है। अब आप देखो कि 1 की प्री इमेज तो 1 हो गई, लेकिन बीच में 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया, इनकी तो प्री इमेज कहीं एग्जिस्ट ही नहीं कर रही भाई। अगर मैं यहाँ ये को डोमेन ले लूँ z, 0, 1, 2, 3, 4, समझना बात को, और ये z है 0, 1, 2, 3, 4। अब 0 का क्यूब 0 हो गया, और 1 का क्यूब 1, और 2 का क्यूब सीधा कहाँ जाके मिल रहा है, 8 पे। तो 2 का जो क्यूब रूट है,
2 का जो क्यूब रूट है वो इंटीजर नहीं है, 2 का जो क्यूब रूट है वो इंटीजर नहीं है। इसी तरह से 3 की प्री इमेज की बात करूँ तो 3 का घनमूल कह लो, क्यूब रूट कह लो, वो भी इंटीजर नहीं है। 4 का भी जो क्यूब रूट है वो इंटीजर नहीं है। तो ये बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे आ गए जिनकी यहाँ पर कोई भी प्री इमेज नहीं है, तो ये फंक्शन हमारा ऑन टू नहीं है। तो राइट ऑप्शन होगा 1 1 बट नॉट ऑन टू। तो डी हमारा राइट ऑप्शन आ जाएगा। इज इट ओके? किसी भी डाउट के लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। मैंने व्हाट्सअप ग्रुप भी बना रखा है, बार बार मैं बताती हूँ, लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालती हूँ, तो आप वहाँ से देख सकते हो। थर्ड है रिलेशन आर इन ए सेट ए एक सेट है 1 से 14 तक के, उसमें एलिमेंट्स हैं। डिफाइंड बाय, रिलेशन आर कैसे डिफाइंड है कि x कोमा वाई और 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 3x इज इक्वल टू वाई। एक सिंपल सा मैथ है, यानी y जो है वो x से तिगुना है, y जो है वो x से तिगुना है। मैं इसको ज़रा साइड में नोट करके दूंगी, अभी ये डिलीट हो जाएगा, तो एक बार मैं फिर लिखती हूँ कि y x से तिगुना है। तो ये पूछ रहा है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है, क्या है। अब आप देखो कि x की कितनी वैल्यूज़ हैं आपके पास, x की 14 वैल्यूज़ हैं। क्लियर है? अब हम देखते हैं इसमें क्या क्या पेयर बनते हैं। अगर मैं यहाँ x की जगह 1 रख दूँ तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 3। ध्यान देना है, यानी कि देखो ये a है, 1 2 3 4 से लेकर 14 तक। ठीक है भाई, तो इसकी जगह मैं अब पेयर में आपको एलिमेंट्स लेकर दिखाने वाली हूँ कि अगर मैं x की जगह 1 रखती हूँ तो y कितना आ रहा है? 3 1 जा 3, यानी 1 का इमेज हो गई 3। क्लियर है? 1 की इमेज हो गई 3। फिर हम बात करते हैं 2 की, तो 2 की इमेज हो गई 6। ध्यान देना, 3 की इमेज हो गई 9, 3 3 9, और भाई 4 की इमेज हो गई 12, और 5 की इमेज हो गई 15। और ये आ नहीं सकता क्योंकि 15 तो हमारे इस सेट में है ही नहीं। समझ रहे हो? डोमेन भी ए है, रिलेशन जो है वो ए से ए पे है। जो आर रिलेशन है बेटा जी, दैट इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट ए। मतलब डोमेन भी ए है, को डोमेन भी ए है। तो डोमेन में भी 1 से 14 तक एलिमेंट लेने हैं, और को डोमेन में भी। अब डोमेन में से जब हमने 5 उठाया तो 5 की इमेज 15 आ गया, जबकि 15 हमारे को डोमेन में है ही नहीं, तो 5 और 15 का रिलेशन इसमें आएगा ही नहीं। तो हमारे रिलेशन में केवल ये 4 एलिमेंट आ रहे हैं, 1 3 2 6 3 9 4 12। और आप साफ तौर पर देख सकते हो ना, ये रिफ्लेक्सिव है क्योंकि 1 1 से रिलेटेड नहीं है, 2 2 से नहीं है, ये सिमेट्रिक नहीं है। क्यों? 1 3 से रिलेटेड है तो 3 1 से नहीं है। ना ये ट्रांजिटिव है, क्यों? 1 3 से रिलेटेड है, 3 9 से, लेकिन 1 9 से रिलेटेड नहीं है। तो नन ऑफ दीज, ये हमारा ऑप्शन आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इफ स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड ऑन थीटा, इसने थीटा लिख दिया, कोई भी सेट हो सकता है, क्या हो सकता है? सच दैट ए स्टार बी का मतलब है ए स्क्वेयर जमा बी स्क्वेयर। तो ये कह रहा है कि 3 स्टार 4 का क्या मतलब है? बहुत आसान प्रश्न है। ए स्टार बी का मतलब है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। चैप्टर 1 मैंने अपने चैनल पर पूरा अपलोड किया हुआ है, तो आप वहाँ से इसको देख सकते हो, समझ सकते हो। तो बेटा जी 3 स्टार 4 का मतलब क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वेयर जमा 4 का। भाई ए की जगह ए का स्क्वेयर आ रहा है तो ए की जगह तो 3 रख दिया, तो 3 का स्क्वेयर आ गया। बी की जगह 4 रख दिया तो 4 का, तो ये बन गया 9 जमा 16, यानी कितना आ गया? 25। तो हमारा जो राइट आंसर आ जाएगा वो ए, यानी 25 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। बहुत आसान प्रश्न है, +1 के लेवल का है ये क्वेश्चन आपका। क्या प्रश्न है देखिए जरा, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं इसको। हाँ जी, इफ़ ए is a set which contains 1 4 6, B is a set which contains AB, then are two sets, then what will be A cross B? A cross B कितना आसान है, हमने 11th क्लास में पढ़ा था। A cross B is the set of all ordered pairs फ्रॉम सेट A to B। कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गई ना ये। तो A के हर एलिमेंट का B के हर एलिमेंट से पेयर लेंगे, 1 का A से लेंगे, फिर 1 का B से पेयर लेंगे, फिर A में से 4 को पकड़ेंगे तो 4 का A से लेंगे, 4 का B से पेयर लेंगे, 6 का A से पेयर लेंगे, और 6 का B से पेयर लेंगे। ये आपकी कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B हो जाती है। 11th में हमने पढ़ा था कि A क्रॉस B कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या मतलब है। पहले A का एलिमेंट और फिर B का एलिमेंट लेते हुए जितने पॉसिबल ऑर्डर पेयर बनते हैं वो सब हमने राइट करने हैं। ये आंसर है, ऑप्शन नहीं है, इसलिए इस आंसर को आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट है ये है क्वेश्चन नंबर 6। इफ़
ए इज इक्वल टू 1,2, ए एक सेट है जिसमें 2 ही एलिमेंट हैं, देन हाउ मैनी नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस कैन बी डिफाइंड ऑन दिस सेट। अब एक बात आप याद रखें कि अगर हमारे पास कोई 2 सेट है, अगर हमारे पास मान लीजिए एक सेट ए है, ठीक है, जिसके अंदर हैं m एलिमेंट्स, इस बात को याद रखना। एक दूसरा सेट है जिसके अंदर हैं n एलिमेंट्स, और a से b तक हमने बाइनरी ऑपरेशंस डिफाइन करने हैं। तो कितने होते हैं? वो होते हैं 2 की पावर mn। बहुत ध्यान देना है आपने इस बात पर। 2 की पावर ए के नंबर ऑफ एलिमेंट्स गुना बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ये मैंने जब चैप्टर 1 कंप्लीट कराया है वहाँ पर मैंने ये सारी डिटेल आपको करवा भी रखी। छोटी छोटी बातें याद रखेंगे तो बहुत जल्दी आप ये 1 मार्क के क्वेश्चन कवर कर पाएंगे। अब बात क्या है? अब बात ये है कि भाई अब आपके पास एक ही सेट है ए, ठीक है, जिसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 2। और जो आपका बाइनरी ऑपरेशन है वो ए से ए पर जा रहा है, तो ए में भी 2 एलिमेंट है, इसमें भी 2 एलिमेंट है। तो कितने बाइनरी ऑपरेशन बनेंगे? 2 की पावर 2 गुणा 2, यानी कि 2 की पावर 4, एंड 2 इज टू पावर 4 इज इक्वल टू 16। तो ए से ए पर 16 बाइनरी ऑपरेशंस पॉसिबल हैं। क्लियर? ये बात को ध्यान से पढ़ें। हाउ मैनी बाइनरी ऑपरेशंस कैन बी डिफाइंड ऑन दिस सेट। दिस सेट का मतलब ए से ए तक, ठीक है। ए का कार्डिनल नंबर कितना है? 2। तो 2 एलिमेंट्स इसमें हो गए, 2 इसमें, इन दोनों की प्रोडक्ट की तो 4। तो 2 की पावर क्या होता है? mn, यानी कि 2 की पावर 4, यानी 16 हमारे बाइनरी ऑपरेशंस बनने जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 16। प्रश्न नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है अब हमारा, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स रूट 3/2। ये तो बहुत आसान है। प्रिंसिपल वैल्यू हमारी इसकी 0 से पाई के बीच में आ जाती है cos की, और वैसे भी रूट 3/2 वैल्यू तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाती है। कितने डिग्री पर आ जाती है? 30 डिग्री पर, यानी कि π/6 पर। तो इस क्वेश्चन पर तो आपने कोई दिमाग खर्च ही नहीं करना है। cos की वैल्यू रूट 3/2 कितने पर होती है? π/6 पर, और π/6 प्रिंसिपल डोमेन में आता है ये, क्योंकि cos का प्रिंसिपल डोमेन 0 to π होता है। आगे बढ़े भाई, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ये क्या कहता है कि साइन इनवर्स x अगर π/5 है और x की वैल्यू -1 और 1 के बीच है, तो cos इनवर्स x हमारा कितना आने वाला है? cos इनवर्स x हमारा कितना आने वाला है? ये π/5, ठीक है। तो अब आप एक बात का ध्यान करें, ये बेटा मैंने अभी इसको एक बार फिर से एनालाइज किया है क्वेश्चन को, तो जैसा आंसर दे रखा है उसके अकॉर्डिंग ये π/5 नहीं आएगा यहाँ पर। ये अकॉर्डिंग टू मी मिस प्रिंटिंग है। ऐसे कोई क्वेश्चन अगर आपको बोर्ड में मिलता है तो यू विल गेट अ मार्क फॉर दैट। तो ये कह रहा है कि साइन इनवर्स एक्स अगर π/3 है तो कोस इनवर्स एक्स कितना होगा? ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। तो साइन इनवर्स एक्स π/3 है, तो इसका मतलब क्या है? अगर मैं एक्स को यहीं रखती हूँ और साइन को चेंज हम करते हैं तो ये हो जाएगा साइन π/3। साइन π/3 का मतलब 60 होता है, तो ये हो जाएगा रूट 3/2। तो एक्स आ गया रूट 3/2। अब आप यहाँ आ जाइए, ये है कॉस इनवर्स एक्स। एक्स के प्लेस पर आप रखने जा रहे हो अंडर रूट 3/2, और कॉस की वैल्यू अभी जस्ट आया, रूट 3/2 कितने पर होती है? π/6 पर। तो ये वैल्यू π/6 आने वाली है। तो आप इसको ज़रा यहाँ करेक्ट कर लीजिएगा, ये π/3 है। आगे बढ़ते हैं अब हम, एनी रिलेशन ऑन अ सेट ए इज कॉल्ड एन इक्विवेलेंस रिलेशन। कोई रिलेशन इक्विवेलेंस कब कहलाता है? अगर आर, बहुत आसान है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। कोई भी रिलेशन अगर रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, तो ही वो रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन हमारा कहलाता है। तो ये तो बिल्कुल एक सिंपल सी डेफिनेशन थी आपकी। आगे बढ़ते हैं, लेट स्टार बी अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन गिवन बाय ए स्टार बी इज इक्वल टू LCM ऑफ ए एंड बी। ठीक है, हमें नेचुरल नंबर्स पर एक बाइनरी ऑपरेशन दिया है स्टार की ए स्टार बी, ए कोई नेचुरल नंबर है, बी कोई नेचुरल नंबर है, और उनके बीच स्टार लगा दिया। इसका मतलब हमें उनका LCM फाइंड करना है। देन द आइडेंटिटी ऑफ स्टार है भैया, ये मैं यहाँ लिख देती हूँ। देन द आइडेंटिटी ऑफ स्टार इन एन क्या होगा? ठीक है, देखिए एक बार ऑपरेशन को फिर से समझें। अगर मैं 3 स्टार 4 लिख रही हूँ, इसका मतलब मैं लिख रही हूँ LCM ऑफ 3 एंड 4, और 3 और 4 का LCM क्या होता है? 12। तो ये तो ऑपरेशन का मतलब है।
अब हमें इस ऑपरेशन के लिए एक आइडेंटिटी एलिमेंट चूज़ करना है। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, हम सबको पता है कि अगर ए कोई नेचुरल नंबर है और ई कोई ऐसा एलिमेंट है कि ए स्टार ई ए के ही इक्वल आ जाए, तो इन दैट केस ई हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाता है, विद द रिस्ट्रिक्शन कि वो हमारे गिवन डोमेन में लाई करना चाहिए। तो अब हम देखते हैं, मान लीजिए ई कोई एलिमेंट है कि ए स्टार ई ए के बराबर है। ए स्टार ई का मतलब क्या है, एलसीएम ऑफ ए एंड ई। भाई ए का ई के साथ एलसीएम लें और ए आ जाए, ऐसा कब होगा, अगर मैं ई की जगह 1 लगा दूँ। ध्यान देना मेरी बात पर। भाई एक बहुत सिंपल सा मैथ है कि 3 और 1 का एलसीएम लोगे कितना आएगा, 3 आएगा। और भैया 100 और 1 का एलसीएम लोगे बेटा तो भी कितना आएगा, 100 आएगा। यानी कि 1 एक ऐसा एलिमेंट है जिससे हम किसी के साथ भी अगर एलसीएम लेते हैं तो वो एलिमेंट खुद आ जाता है। तो इट मीन्स ई कितना हो जाएगा, 1, और वो क्या है, एक नेचुरल नंबर है। गॉट इट। फिर से समझे इस बात को कि हम अगर किसी भी नंबर ए एंड 1 का एलसीएम लेते हैं, ध्यान से समझें, एलसीएम ऑफ ए एंड 1 ऑलवेज ए आने वाला है। यानी कि ए स्टार 1 ए आ गया तो 1 हमारा क्या बन गया, आइडेंटिटी एलिमेंट बन गया। ख़ास बात ये है कि ये हमारे डोमेन में होना चाहिए, जो कि ये ऑलरेडी है। तो हमारा जो राइट आंसर आएगा 10th का वो क्या आएगा, 1 आएगा। आगे बढ़े, चलिए। प्रोडक्ट है मैट्रिक्स की, बहुत आसान है। इफ़ ए इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/2, बी इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3, तो ए बी का ऑर्डर क्या होगा। मैं इस तरीके से बताती हूँ बच्चों को ये क्वेश्चन। ये ए बी है, यहाँ ए ले लो, ए का ऑर्डर है 3/2, यहाँ बी ले लो, बी का ऑर्डर है 3/3। अब ए बी की प्रोडक्ट तब होगी जब ये बीच बीच वाले इक्वल होंगे। बीच बीच वाले का मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट प्री मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन पोस्ट मैट्रिक्स। अगर ये दोनों बराबर हैं तो ही मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, नहीं तो नहीं हो सकती। तो पहली बात तो यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, तो ये दोनों बराबर नहीं है। इट मीन्स ये प्रोडक्ट ही एग्जिस्ट नहीं करती। जब ये प्रोडक्ट ही एग्जिस्ट नहीं करती तो ऑर्डर कुछ भी नहीं होगा। तो राइट आंसर आ जाएगा नन ऑफ दीज। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। 40 क्वेश्चन हैं, 20 मैं आज इस लेक्चर में करा रही हूँ, 20 नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं करा दूंगी। क्वेश्चन नंबर 12। ए हमें एक मैट्रिक्स दे रखा है 1 2 4 2। तो देन डिटर्मिनेंट ऑफ 2a हमने निकालना है। 2 तरीके हैं, या तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, ज़्यादा आसान तो यही पड़ेगा। 2a का मतलब मैट्रिक्स को 2 से गुणा कर दो, 1 2 4 2, बहुत आसान पढ़ने वाला है। हर एलिमेंट को 2 से कर दो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। और अब इसका ले दो डिटर्मिनेंट 2a का, तो 2 8 4 4 कैसे लेते हैं, इन दोनों की गुना 8 माइनस इन दोनों डायगोनल की गुना 32, 8 में से 32 गए, माइनस का 24 आ गया। ठीक है, लेकिन अब जो आपका उत्तर है वो इस फॉर्म में नहीं है। क्यों नहीं है वो भी मैं अभी आपको बताऊंगी। तो ए में उत्तर देना पड़ेगा। तो ए का डिटर्मिनेंट और चेक कर लो भाई जल्दी से, 1 4 2 2, ये बन गया 2 घटा 8 यानी -6। ठीक है, अब -6 को कितने से गुणा करें कि 24 आ जाए, 4 से, तो ये बनेगा 4 बार ए का डिटर्मिनेंट। अब ये थोड़ा लंबा पड़ेगा, इसकी बजाय हमारे पास एक रिजल्ट होता है कि के ए का डिटर्मिनेंट होता है के की पावर n गुणा ए का डिटर्मिनेंट, जिसमें आपका n क्या होता है, वो ए का ऑर्डर होता है। ध्यान देना है। अब यहाँ ए का ऑर्डर कितना है, 2 है। यहाँ ए का ऑर्डर कितना है, 2 है। तो ये जो है 2a का डिटर्मिनेंट क्या बन जाएगा, 2 की पावर n ए का डिटर्मिनेंट, यानी कि 2 की पावर 2 इंटू ए का डिटर्मिनेंट, यानी 4 बार ए का डिटर्मिनेंट। तो ये बिल्कुल इतना सा क्वेश्चन है जो कि इस ब्लॉक में आपको दिखाई दे रहा है, केवल इतना सा। असली तरीका इसका यही है करने का। तो सही आंसर आ गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 13। इनके देखो ट्रिक याद रखोगे ना तभी आप जल्दी से इन क्वेश्चंस को कवर कर पाओगे, क्योंकि 40 क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा टाइम ले लेते हैं। तो ये क्या क्वेश्चन है, ए मैट्रिक्स ए आई जे n बाई n इज सिमेट्रिक। कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब होगा। ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं। वैसे तो आपको देखो एक बात ध्यान रखनी है, 1 2 3 4 नहीं आएगा, यहाँ 2 4 5
यहाँ मैंने 6 ले लिया, तो यहाँ आपका अब आना चाहिए 3 और 5। ठीक है भाई, ये दोनों सेम होने चाहिए, ये दोनों और ये दोनों। तो क्या खासियत होती है, ये डायगोनल एलिमेंट्स तो चाहे कुछ भी हों, लेकिन अब आप ध्यान देना सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे, ये एलिमेंट इसके इक्वल होगा, ये एलिमेंट इसके इक्वल होगा, यानी A12 A21 के इक्वल होगा, ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल होगा, यानी कि A13 A31 के इक्वल होगा, और A23 A32 के इक्वल होगा। यानी कि कुल मिलाकर AIJ अगर AJI के इक्वल है, ith रो का jth एलिमेंट और jth रो का ith एलिमेंट अगर सेम है, तभी मैट्रिक्स सिमेट्रिक होता है, क्योंकि हम इसका ट्रांसपोज करते हैं और ट्रांसपोज करने में ये रो ऐसे आ जाती है। तो ये AIJ AJI के इक्वल होना चाहिए, तो सही ऑप्शन हमारा ये C बनने वाला है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत आसान है। ए मैट्रिक्स दे रखा है A 0 0 2 0, देन A⁴12। भाई A⁴12 पर तो हम बहुत बाद में जाएंगे, पहले मैं देखो आपको A स्क्वेयर निकाल कर दिखाती हूँ। A स्क्वेयर का मतलब A इंटू A का मतलब 0 0 2 0। इसको यहाँ से हटा के आप ये समझें कि A इंटू A हम कर रहे हैं A स्क्वेयर का मतलब A गुणा A का मतलब 0 0 2 0। आप इसको ज़रा मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 आएगा, देखो 0 0 0 0। ठीक है भाई, आगे बढ़ो, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 आ गया, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 को 0 से करो, 0 को 2 से करो, 0 आ गया, एंड सेकंड रो सेकंड कॉलम 0, यानी ये पूरा बन गया 0 मैट्रिक्स। ध्यान देना है, A स्क्वेयर 0 बन गया, हमें निकालना है A12। अगर मैं A12 को 2 की पावर 6 कर दूं, A स्क्वेयर की पावर 6 कर दूं, क्योंकि पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाती है भाई, 2 6 12, सिंपल हमारा एक्सपोनेंट का रूल है जो 8th क्लास में आ जाता है। तो ये बन गया 0 की पावर 6, और 0 मैट्रिक्स को चाहे कितनी बार भी मल्टीप्लाई करो वो 0 मैट्रिक्स ही आएगा। तो हमारा आंसर ये बड़ा O का मतलब 0 मैट्रिक्स, या फिर आप इसे ऐसे लिखोगे 0 0 0 0। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 सिंपल सा मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। इफ़ मैट्रिक्स 2A - 5 3 - 4A + B = 1 3 - 4 5, तो B की वैल्यू निकालनी है भाई। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल कर लीजिए ड्यू टू द इक्वालिटी। तो 2A - 5 किसके इक्वल हो गया, 1 के। 5 को राइट साइड में ले जाओ, 2A आ गया 1 + 5, 2A आ गया 6, A आ गया 6/2 यानी कि 3, A आ गया। A तो हमने निकालना ही नहीं, हमने तो B निकालना है। कोई बात नहीं भाई, हम आगे बढ़ते हैं। इनको देखो, सेकंड रो सेकंड कॉलम, A + B = 5। A की वैल्यू कितनी है 3 + B = 5। ठीक है, तो B कितना हो जाएगा 5 - 3 यानी कि 2। तो B हमने निकालना था, वो हमने निकाल दिया, तो B का आंसर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये वैल्यू 2 आ जाएगी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16। ये भी बेटा डायरेक्ट फॉर्मूला एक आइडेंटिटी पर बेस्ड है जो आपको याद होनी जरूरी है। इफ़ A इज ए स्क्वेयर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3, ठीक है, 3 उसका ऑर्डर है, एडजॉइंट A का डिटर्मिनेंट 64 है, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट A। डिटर्मिनेंट A हमें कोई मैट्रिक्स गिवन नहीं है, हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि एडजॉइंट A का जो डिटर्मिनेंट होता है दैट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट A की पावर n-1। ये आपने याद रखना है। अब ये लेफ़्ट साइड की वैल्यू हमें पता है कितनी है 64, A का डिटर्मिनेंट हमें नहीं पता, लेकिन n पता है। n क्या है, A का ऑर्डर जो कि 3 है, तो ये हो गया 3 - 1। इसको सॉल्व कर लो, 3 - 1 का मतलब 2, यानी डिटर्मिनेंट A का स्क्वेयर 64 है। 64 किसका स्क्वेयर होता है, 8 का। 8 स्क्वेयर इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट A स्क्वेयर, बोथ साइड से पावर कैंसिल हो जाएगी, और A का डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। तो ये पूरे का पूरा रिजल्ट हमारा इस रिजल्ट पर बेस्ड है। अगर आपको ये पता है, यू कैन डू दिस क्वेश्चन विद इन हाफ मिनट। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 फ्रॉम कॉन्टिन्यूटी। इफ़ द फंक्शन f(x) के x + 1 x इज लेस देन इक्वल टू 5 3x - 5 x इज ग्रेटर देन 5 इज कॉन्टीन्यूस एट x इज इक्वल टू 5, देन द वैल्यू ऑफ k विल बी। इस क्वेश्चन के लिए मैं एक बड़ी शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ बच्चों को कि कैसे आपने करना है। कुछ भी नहीं करना, आपने कोई लिमिट नहीं निकालनी, कोई वैल्यू नहीं निकालनी। अगर ये क्वेश्चन 1 नंबर में आ जाए तो x की वैल्यू को एक बार इसमें रख दो, एक बार इसमें, दोनों को इक्वल कर दो, k की वैल्यू आ जाएगी। ध्यान दें, ये है kx + 1।
अगर फंक्शन कॉन्टीन्यूस है तो ये दोनों बराबर होंगे कब, जब x 5 है। बस तुम्हें इतना ध्यान रखना, एक नंबर के लिए बता रही हूँ मैं, ये सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो पूरा लिमिट से आपको करना है। तो यहाँ 5 रख दो भैया, k × 5 + 1 = 3 × 5 - 5, ये हो गया 5k + 1 माइनस है बेटा, ये 3 × 5 = 15, 15 में से 5 गए 10। अब ये जो 1 है इसको भी आप ले जाओ भैया अपने राइट हैंड साइड में, इसको राइट हैंड साइड में ले जाओ तो ये माइनस हो जाएगा, तो 5k हो जाएगा 10 - 1 यानी कि 9 हो जाएगा। और अब हमें k की वैल्यू निकालनी है, तो 5k = 9, तो k हमारा आ जाएगा 9/5। तो 9/5 के लिए हमारा ये फंक्शन कॉन्टीन्यूस हो जाएगा। फिर से बता रही हूँ, अगर ऐसा कोई कॉन्टीन्यूटी का क्वेश्चन एक नंबर में आता है तो जिस भी पॉइंट पर कॉन्टीन्यूटी गिवन है उस पॉइंट को गिवन फंक्शन में पुट कर दीजिए। 2 वैल्यू है 2 में कर दीजिए, 3 वैल्यूज़ हैं 3 में पुट कर दीजिए अपनी उठा के उसको, ठीक है, और उनको इक्वल कर दीजिए। आपको जो भी अननोन निकालना था वो अपने आप आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है हमारा, डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है बेटा। इफ़ टेंजेंट y = टेंजेंट इनवर्स 2x³ देन dy/dx। मैं आपको बता दूं कि टेंजेंट, ये चीज़ें ना थोड़ा सा ये बोर्ड पे यहाँ थोड़ा दिक्कत आ जाती है इस पर स्क्रीन पर, तो थोड़ा सा आप नोट कर लिया कीजिए। टेंजेंट इनवर्स x की डिफरेंशिएशन होती है 1/1 + x का स्क्वायर, सिंपल, यानी कि यहाँ जो x है उसका स्क्वायर। अब हमारा क्वेश्चन है ये कि भैया y = टेंजेंट इनवर्स 2x³। इस पूरे को हम एक सिंगल फंक्शन माने तो जो डिफरेंशिएशन बनेगी वो डायरेक्ट करूँगी भाई मैं, 1/1 प्लस, और अब जो ये है ना इसका स्क्वायर, इसके स्क्वायर का मतलब 2x³ का स्क्वायर। और एक बात आपको पता होनी चाहिए कि जब ये वैल्यू 1x के अलावा कुछ और होती है तो हम उसकी एक बार फिर से डिफरेंशिएशन कर देते हैं, हम इसकी डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो अब हमारा क्या आएगा, सॉल्व करके देखो भाई जरा, 1/1 प्लस, बेटा ये स्क्वायर बड़े ध्यान से करना, स्क्वायर बड़े ध्यान से करना। 2x³ का जब आप स्क्वायर करोगे तो 2 दूनी 4, x⁻6 और 2x³ ये हो जाएगा 3 × 2 = 6x²। तो ऊपर आ जाएगा 6x² और नीचे आ जाएगा 1 + 4x⁻6। और ये मैं यहाँ से देख पा रही हूँ कि हमारा ये ऑप्शन नंबर बी हमें दिखाई दे रहा है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 फिर डिफरेंशिएशन का आ जाता है। द डेरिवेटिव ऑफ sin x² विद रिस्पेक्ट टू x²। इस तरह के क्वेश्चन हम कैसे करते हैं, इसको इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। पहले वाले को y ले लो, दूसरे वाले को z ले लो, तो हमें निकालना है dy/dz। समझने की कोशिश करें आप, इसको इसके रिस्पेक्ट में तो हमें निकालना है dy/dz। तो देखो ज़रा, ये ले लिया y = sin x², इससे हमारा निकलेगा dy/dx। साइन थीटा की डिफरेंशिएशन होती है कोस थीटा, यानी कोस x² और x² का आ जाएगा 2x। और दूसरा हमने ले लिया z है x², तो इससे आप निकालोगे dz/dx जो कि बन जाएगा 2x। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पहले फंक्शन को y लिया, dy/dx निकाला, दूसरे फंक्शन को हमने z लिया, हमने dz/dx निकाला, ये dz/dx आ गया, ये आपका dy/dx आ गया। हमें निकालना है dy/dz जो कि इन दोनों को डिवाइड करके आएगा। ध्यान देना मेरी बात पर, ये आएगा dy/dx / dz/dx। जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे, तो 2x से ये 2x कैंसिल हो जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा cos x²। क्लियर, हमारा आंसर आ जाएगा cos x²। तो ये हमारा राइट ऑप्शन होगा। और ये है बेटा जी हमारे आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन। साइन ऑफ x + y अगर 1/2 है तो आप dy/dx फाइंड करें। आप ध्यान दें कि ये एक इम्प्लिसिट फंक्शन है। इम्प्लिसिट फंक्शन का मतलब जिसमें हम x और y को सेपरेट नहीं कर सकते। तो कैसे डिफरेंशिएशन करें, पहले हम मेन फंक्शन की डिफरेंशिएशन करेंगे। आप लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक नंबर का डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। तो साइन थीटा की डिफरेंशिएशन हो जाएगी cos ऑफ x + y
एक्स जमा वाई की फिर करो भैया, तो एक्स की 1, वाई की हो जाएगी dy/dx, 1/2 की हो जाएगी 0। अलग अलग कर दीजिए, पहले cos x प्लस वाई को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया cos ऑफ x प्लस वाई। फिर cos x प्लस वाई को y डैश से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया cos ऑफ x प्लस वाई इंटू वाई डैश इज इक्वल टू 0। अब अगले स्टेप में आप क्या करोगे, हमें ये निकालना है, तो इसको राइट साइड में ले जाना, ठीक है, इसको राइट साइड में ले जाना। तो मैं यहीं पे इसको बता रही हूँ, जब आप इसको राइट साइड में ले जाओगे तो यहाँ इक्वल टू आ जाएगी, यहाँ माइनस, और ये सारा आपका यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। क्लियर है, समझ आ रही है बात आपको? मैं इसको एक बार आप नोट कर लीजिएगा, मैं इसको अलग से लिख देती हूँ कि आपके पास क्या आने वाला है। आपके पास आने वाला है cos ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस cos ऑफ x प्लस वाई dy/dx। हमें dy/dx निकालना है, इसको यहीं रखो, बाकी टर्म नीचे ले आओ लेफ़्ट साइड में। तो ये लेफ़्ट साइड में पहले से ही cos ऑफ x प्लस वाई था, माइनस cos ऑफ x प्लस वाई फिर से नीचे आ गया, राइट साइड में बच गया y डैश। दोनों को काट दीजिए, -1, तो y डैश की वैल्यू आ जाएगी -1। तो 20th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा -1। तो ये थे बेटा आपके पार्ट 2 के 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। बाकी के 20 मैं नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगी। किसी भी डाउट के लिए यू आर ऑलवेज वेलकम, कमेंट बॉक्स में लिखें, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें, और प्लीज़ मेरे लेक्चर्स को आप देखो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।